नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर मंगलेश जायसवाल और पथिक के भाग 2 में अगले पद्यांश का वर्णन हम करेंगे। तो देखिए, जब गंभीरतम अर्धनिशा में जग को ढक लेता है, अंतरिक्ष की छत पर तारों को छिटका देता है। विद्यार्थियों, गंभीर मतलब गहरा, तम मतलब अंधेरा, अर्धनिशा मतलब मध्य रात्रि, जग मतलब संसार, अंतरिक्ष मतलब आकाश। तो कवि कहना चाह रहे हैं इसमें, जब गंभीरतम अर्धनिशा में जग को ढक लेता है, जब गहन रात्रि आती है और आधी रात के समय जब गहरा अंधकार पूरे संसार को अपने आगोश में समा लेता है, चारों ओर गहरा अंधेरा हो जाता है, तब आकाश रूपी छत पर वही अंधकार तारों को छिटका देता है, अर्थात तारों से उजाला कर देता है। तो विद्यार्थियों, पंक्तियों को पुनः समझे। जब गंभीरतम अर्धनिशा में जग को ढक लेता है, अंतरिक्ष की छत पर तारों को छिटका देता है, अर्थात कवि राम नरेश त्रिपाठी जी कहते हैं कि जब गहन अर्धरात्रि आ जाती है, अंधकार सारे जगत में छा जाता है, तब आप आकाश में देखोगे तो तारे ही तारे नजर आएंगे। विद्यार्थियों, आगे, सस्मित वदन जगत का स्वामी मृदु गति से आता है, तट पर खड़ा गगन गंगा के मधुर गीत गाता है। अर्थात सस्मित वदन यानी सुंदर, मुस्कुराता, पुलकित शरीर अर्थात चेहरा, मुख, मृदु मतलब धीमी, गगन मतलब आकाश। तो विद्यार्थियों, इस लाइन को थोड़ा ध्यान से महसूस करें, समझें। यहाँ पर सस्मित वदन जगत का स्वामी मृदु गति से आता है, अर्थात मृदु गति मतलब ऐसी स्थिति में अंधकार के कुचक्र को तोड़ने के क्रम में ऊर्जा का स्वामी सूर्य मृदु गति से अर्थात मुस्कुराते हुए धीमे 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 पूरब दिशा से आता हुआ प्रतीत होता है। उससे तट पर खड़ा गगन गंगा के मधुर गीत गाता है, और तट पर अर्थात किनारे पर खड़ा होकर टिमटिमाते तारों से युक्त आकाश गंगा के परिपूर्ण प्रभु सत्ता से भरे गीतों को गुनगुनाने लगता है। विद्यार्थियों, अगली लाइन में मतलब इसमें है, उससे ही विमुग्ध हो नभ में चंद्र भी हंस देता है, मतलब उससे ही आनंदित होकर चंद्रमा भी मुस्कुरा देता है। वृक्ष विविध पत्तों पुष्पों से तन को सज लेता है, और वृक्ष भी अर्थात पेड़ पौधे भी अलग अलग तरह के छोटे बड़े अच्छे अच्छे कोमल पत्ते से अपने तन को सजा लेते हैं, श्रृंगार कर लेते हैं। जैसे ही सूर्य का आगमन होता है, आनंदित खुशनुमा चेहरे के साथ प्रकृति भी प्रफुल्लित हो उठती है। पक्षी हर्ष संभाल न सकते, मुग्ध चहक उठते हैं, और पक्षी भी आनंदित हो अपनी प्रसन्नता को रोक नहीं पा रहे हैं और हर्षित होकर चहक रहे हैं और मुक्त रूप से गगन में विचरण करने लगते हैं। फूल सांस लेकर सुख की सानंद महक उठते हैं। पुष्प भी बाग बगीचे के, जंगल के, वन के सभी तरह के पुष्प भी अपने में सुगंधित सुवास लेकर सुख के आनंद के साथ महक रहे हैं, आनंद की अनुभूति हो रही है। विद्यार्थियों, कवि ने यहाँ पर प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन किया है। प्रस्तुत पद्यांश में मध्यरात्रि एवं प्रातःकाल के सौंदर्य का बहुत ही सुंदर वर्णन है। विद्यार्थियों, प्रकृति का मानवीकरण किया गया है। रूपक एवं अनुप्रास अलंकार की छटा है, और संस्कृत निष्ठ खड़ी बोली भी है। भाषा प्रभामान है, और हाँ, प्रसाद गुण उपस्थित है। शांत रस का समावेश है। विद्यार्थियों, अगले पद्यांश में कवि रामनरेश त्रिपाठी जी कहते हैं, वन उपवन गिरी सानु कुंज में मेघ बरस पड़ते हैं। गिरी मतलब पहाड़, सानु मतलब समतल भूमि, कुंज मतलब लता समूह, मेघ मतलब बादल।
मेरा आत्म प्रलय होता है, नयन नीर झड़ते हैं। नयन मतलब नेत्र, नीर मतलब आंसू झड़ते हैं। मेघ बरस पड़ते हैं, बादल बरस रहे हैं, बादल से जो सूक्ष्म किरणें हैं, पानी की जलधार वो गिर रही है। मेरा आत्म प्रलय होता है और मेरे अंदर से आत्मा भी प्रसन्नचित हो रही है और अंदर से ऐसा प्रलय उठता है, नैन धीर झड़ते हैं। आत्म प्रलय मतलब खुद को प्रकृति में समाहित कर देना, अर्थात स्वयं को भूल जाना। गिरी मतलब पहाड़, सानु मतलब समतल भूमि, कुंज मतलब लता समूह, मेघ मतलब बादल और आत्म प्रलय मतलब आंतरिक भाव का वेग से बाहर आना, अर्थात स्वयं को भूल जाना। नए नए आंखें, नीर यानी कि पानी, वो आंसू भी बोल सकते हैं। तो कवि कहता है कि वन उपवन गिरी सानु कुंज में मेघ बरस पड़ते हैं, मेरा आत्म प्रलय होता है, नैन झीर झड़ते हैं। मतलब कवि कहते हैं कि सारे जंगलों में, उपवन में, बाग बगीचों में, पर्वत पे, समुद्र में, प्रकृति के कोने कोने में बादल बरस रहे हैं और मैं उसमें अपने आप को खो दिया है मैंने, और उसकी बूंदें मेरी आंखों से झरझर झरने लग रही है। कुल मिला के मेरी आंखों से आंसू रूपी कण निकलने लगे हैं, क्योंकि मैंने मंत्र मुग्ध होकर अपने आप को प्रकृति में समाहित कर लिया है, स्वयं को भूल चुका हूँ, प्रकृति में समर्पण कर दिया है। पढ़ो लहर तट तृण तरोगिरी नभ किरण जलद पर प्यारी, लिखी हुई यह मधुर कहानी विश्व विमोहनकारी। अर्थात कवि कहता है कि तुम भी पढ़ो लहरों को, प्रकृति को, तृण घास की पे गिरी हुई उस बूंद को, पर्वत को, नभ को निहारो, प्रकृति के अनुपम सौंदर्य पे बिखरी हुई छटा को देखो, प्रकृति के इस प्रेम को देखो, इस अद्भुत प्रेम कहानी को देखो। कवि पथिक के माध्यम से कहना चाहता है कि अद्भुत प्रकृति का प्रेम है, सौंदर्य है, और वो कहते हैं हर व्यक्ति को इस कहानी को पढ़ना चाहिए। लिखी हुई है मधुर कहानी विश्व विमोहनकारी, अर्थात संसार को मुग्ध करने वाली इस अनुपम प्रेम कहानी का गवाह हर शख्स को बनना चाहिए। मैं स्वयं चाहता हूँ कि दुनिया के हर लोग इस प्रकृति के नज़ारे को देखे। कैसी मधुर मनोहर उज्जवल है यह प्रेम कहानी, अद्भुत, कितनी सौंदर्य युक्त मनोहर प्यारी है यह प्रेम कहानी। जी में है अक्षर बन इसके, बनो विश्व की वाणी। मन करता है कि मैं स्वयं इसका प्रचार प्रसार करूं, मैं गवाह बनूं, मैं जाकर लोगों को बताऊं कि आओ देखो प्रकृति की इस प्रेम कहानी को। स्थिर पवित्र आनंद प्रवाहित सदा शांति सुख करे। एक प्रकृति का प्रेम है और एक मनुष्य का प्रेम है। प्रकृति का प्रेम निस्वार्थ है और मनुष्य का प्रेम स्वार्थ से परिपूर्ण है। तो कवि पथिक के माध्यम से कहना चाहता है कि आओ देखो उस निश्चल पावन पवित्र प्रेम को, उस प्रेम कहानी को। आहा, प्रेम का राज्य परम सुंदर, अतिशय सुंदर है। कवि पथिक के माध्यम से कहना चाहते हैं कि प्रकृति का प्रेम अनुपम है, अद्भुत है, निस्वार्थ है, प्राकृतिक छटा देखते ही बनती है। इस तरह का प्रेम वास्तव में मैं स्वयं अक्षर बनकर संपूर्ण दुनिया में इसका प्रचार प्रसार करना चाहता हूँ। मेरी प्रियतमा को भी दिखाना चाहता हूँ, लोगों को दिखाना चाहता हूँ कि देखो प्रकृति के इस खूबसूरत नज़ारे को। विद्यार्थियों, यहाँ पर पद्यांश का अर्थ समाप्त हुआ। यहाँ पे काव्य सुंदर वही प्रकृति का अद्भुत प्राकृतिक सौंदर्य, प्रकृति का मानवीकरण, रूपक एवं अनुप्रास अलंकार, संस्कृत निष्ठ खड़ी बोली, भाषा प्रभावमान, प्रसाद गुण और शांत रस। विद्यार्थियों, यहाँ यह अध्याय समाप्त होता है। तो आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए और सतत बार बार इस वीडियो को देखते रहें तो आपका अभ्यास होगा। धन्यवाद।